वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 और उसके साथ साथ फर्स्ट जुडिशियल मर्डर इन इंडिया और पहला सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया, पहला चीफ जस्टिस उसका कौन था। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हुई वो हुई 1773 के बाद जब ये एक्ट पास किया गया, तो उसी को हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि गवर्नर्स ऑफ ईस्ट इंडिया आपको जो है वो यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। पहले आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कौन थे। तो स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। जी हाँ, आपको सिर्फ़ इसका जो है वो नाम रखना है और नाम याद रखना है। चलिए, पहला जो गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया था, जी हाँ, गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने देखिएगा यहाँ पे लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी स्लैश बंगाल भी आ सकता है और स्लैश आपको जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज भी आ सकता है, यानी फोर्ट विलियम्स भी आ सकता है, क्योंकि गवर्नर्स ऑफ इन्हें जहाँ पहले कहा जाता था गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, या कहा जाता था गवर्नर्स ऑफ जो है बंगाल, या कहा जाता था गवर्नर्स ऑफ फोर्ट विलियम। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, तो आप यहाँ पे जो है वो एक अपना डाउट जो है वो क्लियर कर लेना। उसके बाद फिर जब गवर्नर बने तो ड्रेक पहला गवर्नर बना था। यहाँ पे बहुत सारों को ऐसी कन्फ्यूजन है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो गवर्नर बंगाल बने थे पहले। जी नहीं, बिल्कुल ये ड्रेक बने थे। तो ये गवर्नर्स ऑफ बंगाल कहाँ से कहाँ तक थे? 1756 से लेके 1773 तक थे। इस चीज़ को जो है वो याद रख लीजिएगा, डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। तो आगे जाके हम बहुत कुछ जो है वो कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। 1756 से लेके 1757 तक ड्रेक जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे। उसके साथ-साथ सेकंड जो है वो सेकंड नंबर पे जो है वो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो आर क्लाइव जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे 1757 में और 1760 तक। यहाँ पे मैंने इसको लिखा है कि यहाँ पे इसको बताया भी जाता है फाउंडर ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, यानी ब्रिटिश का जो है वो एक पावर एस्टैब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है, और ड्यूअल गवर्नमेंट भी इसने एस्टैब्लिश की थी। तो याद होगा आप सबको, कल हमने पढ़ा था बैटल ऑफ बॉक्सर और बैटल ऑफ प्लाजी। तो बैटल ऑफ प्लाजी 1757 में हुई थी, जब रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक जो है वो बैटल थी। बैटल तो नहीं कह सकते हम, जैसे मैंने आपको कहा कि दैट वाज ए कंस्पिरेसी। थर्ड गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, थर्ड गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, या थर्ड गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम्स, इट वाज व्हेन स्टार्ट 1760 से लेके 1765 तक। जहाँ ज़्यादा समय तक यही गवर्नर बने हैं, ज़्यादा इन्हीं का जो है वो ड्यूरेशन रहा है, टाइम रहा है। उसके बाद फिर से याद रख लीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव वाहिद ऐसे गवर्नर ऑफ बंगाल है। याद रख, ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। गवर्नर ऑफ बंगाल कभी कभार आपको क्वेश्चन आ सकता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आ सकता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आता है, गवर्नर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया आता है। इसमें हमेशा यही पूछा जाता है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे। अगर आप इस लेक्चर को इसी तरह से सुनोगे, आपके जो है वो डाउट्स यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएंगे, यानी क्लियर हो जाएंगे। तो थर्ड गवर्नर ऑफ बंगाल थे रॉबर्ट क्लाइव। मैं एडिशनल टाइटल गवर्नर जनरल यूज़ नहीं करता, एक बार फिर आपको मैं बताता हूँ। सिर्फ क्योंकि 1757 से लेके 1773 तक जो है वो आपको सिर्फ याद रखना है गवर्नर ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव वाज द थर्ड गवर्नर ऑफ बंगाल। ये सेकंड टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल बने 1765 से लेके 1767 तक, वर लास्ट 1767 से लेके 1769 तक। उसके साथ साथ कार्थियर जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल बने 1769 से लेके 1771 तक। उसके बाद लास्ट जो गवर्नर ऑफ बंगाल आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। एक आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे आपका दूर हो जाएगा। गवर्नर जो है वो वैरेन हेस्टिंग बन जाते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल 1771 से 1773 तक, और ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं। जी हाँ, ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं। ये एंड करते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। किसने इंट्रोड्यूस किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, जो आपको मैंने बताया। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट जब पास होता है ना, याद रख लीजिएगा, जब गवर्नमेंट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है तो यहाँ पे एक एडिशनल टाइटल इसमें दिया जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल को। इसलिए जोड़ा जाता है यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, वैरेन हेस्टिंग, एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही है, वैरेन हेस्टिंग है। आगे आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन। चलिए देख लेते हैं। अब मैंने देखिएगा यहाँ पे पहले मैंने आपको लिखा था, जब आपने टाइटल पढ़ा, एक बार फिर मैं आपको दिखा लेता हूँ। आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे देख लीजिएगा। पहले गवर्नर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी स्लैश बंगाल, या फोर्ट विलियम्स भी आप कह सकते हो। सिर्फ मैंने गवर्नर्स ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लिखा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो 1771
1771 से लेके 1773 तक वैरन हेस्टिंग थे गवर्नर ऑफ बंगाल, और जो ही रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है 1773 में, तो ये बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एडिशनल टाइटल जो है वो जनरल का यूज़ किया जाता है। वैरन हेस्टिंग जो है वो 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते, और गवर्नर ऑफ बंगाल 1771 से लेकर 1773 तक। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी दिखाई देंगे, तो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। इन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया है, इट एबॉलिश्ड द ड्वेल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। इसने बंगाल में ड्वेल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश जो किया था उसको एबॉलिश किया गया। ड्वेल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होता है, देखिएगा, जब बैटल ऑफ बॉक्सर कंप्लीट हुआ इंडिया में, यानी इंडिया में जब बैटल ऑफ बॉक्सर कंप्लीट हुआ, यानी ब्रिटिशर्स ने जब उसमें जीत हासिल की, तो बंगाल के जो वहाँ पे नवाब थे उन्हें उन्हें जो है वो कहा गया ब्रिटिशर्स की तरफ से, सिर्फ आप इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन चलाइएगा। और ब्रिटिशर्स को जो है ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम, यानी उनको दीवानी राइट्स मिली थी, रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स मिली थी, यानी उनका काम जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन का भी था और निज़ामत का भी था, यानी मिलिट्री पावर्स उनके पास थे। तो इसीलिए से जो है वो ड्यूअल गवर्नमेंट रखा गया है, बताया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो कि 1773 में पास किया गया, इस एक्ट को कहा जाता है ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। अब इसे क्यों कहा जाता है ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस, तो देख लेते हैं आगे। इसके जो फीचर्स है याद रख लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको याद रखना लाजमी है। इट डेजिग्नेटेड 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या किया, इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को एडिशनल टाइटल जो आपको मैंने पहले ही कहा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दिया। और एक सबसे बड़ी बात जो है वो क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। अब जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो 4 मेंबर्स का इनको जो है वो यहाँ पे ऐड किया गया, 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। किसको असिस्ट करने के लिए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करती है यहाँ पे ये चीज़ें, लेकिन वो किनको, एक कंपनी को वो ये चीज़ें बताती है, सिर्फ एक कंपनी को। द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर सब पुट सबॉर्डिनेट टू जो है वो बंगाल गवर्नमेंट। देखिएगा, जो मद्रास और बॉम्बे थी वो किसके अंदर चली गई? बंगाल गवर्नमेंट के अंदर चली गई। ये तीनों जो है वो सब, ये इनकी जो प्रेसिडेंसीज है वो बंगाल के अंदर चली गई। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड। याद रख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट को जो है इस्टेब्लिश किया जाता है 1774 में। डेट यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए डेट। सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड विद सर इलाया एमपी। आप इसे एमपी भी कह सकते हो। तो सर इलाया एमपी वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस एंड अदर 3 जस्टिस। जब सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया, तो इसका जो पहला चीफ जस्टिस था वो था इलाया एमपी, सर इलाया एमपी। और इसके जो कह सकते हैं अदर 3 जजेस भी होने लाजमी थे। चलिए उसके बाद जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी इस्टेब्लिश किया गया था। यानी अब 24, एक तो देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी क्रिएट किया गया और 4 डायरेक्टर्स भी बनाया गया। चलिए देख लेते हैं, इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो अपॉइंट कौन करता है? बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट और द कंपनी। मैंने पहले ही आपको कहा कि कंपनी के ऊपर ये इस्टेब्लिश करते हैं ये चीज़ें, यानी अपॉइंट करते हैं। ये कितने थे? 24। और इनका जो टर्म ऑफ ड्यूरेशन था 4 ईयर्स था। ये सिर्फ जो है वो गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी थी, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। आगे आपको इस चीज़ का क्लियर होगा। और इनका जो काम था ना, इनका एक तो पॉलिटिकल काम था, और उसके बाद फिर इनका कमर्शियल काम था। अब ये पॉलिटिकल और कमर्शियल काम जो है वो अगला जो एक पिट्स एक्ट आता है उसमें डिस्टिंग्विश किया जाता है। उसमें क्लियरली बताया जाता है कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और पॉलिटिकल जो इनका काम था वो क्या था। उसके बाद फिर 1784 में यहाँ पे भी जो है वो वैरन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं, तो इन्होंने एक्ट पास किया गया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट पास करती है इस एक्ट को कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। याद रख लीजिएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट को। मैं कोशिश कर लेता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको जो है वो टाइम बच जाए, और कम समय में ज़्यादा नॉलेज देने की मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ज़्यादा बातों में यहाँ पे मैं आपका जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने इसको जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैंने इसको लिखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? देख लीजिएगा, कमर्शियल पर्पस। अब यहाँ पे बताया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है गवर्निंग बॉडी थी, अब इनका काम है सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस के लिए वो वहाँ पे बैठे। और फिर जो एडिशनल यहाँ पे जो एडिशनल जो लोग बिठाए गए, पॉलिटिकल फंक्शंस कौन अब हेड करता था? बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, वो सिर्फ किन के लिए था?
कमर्शियल पर्पसेस के लिए, याद रख लीजिएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल पर्पसेस के लिए था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो किन के लिए था? पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए थी। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे? 24, जो कि आपको पता ही है, मैंने पहले ही आपको कहा रेगुलेटिंग एक्ट में इसमें भी 24 होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, उसमें जो है ऐड किया जाता है 6 मेंबर्स, यानी पार्लियामेंट्री कमिश्नर्स होते हैं, ये 6 मेंबर्स होते हैं। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उस वक्त कौन होते हैं? मैंने पहले ही आपको कहा, वैरेन हेस्टिंग, याद रख लीजिएगा नाम। वैरेन हेस्टिंग 1773 से लेकर 1785 तक होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्दर इसमें देख लेते हैं जो है ऑफिस ऑफ कलेक्टर। जी हाँ, आजकल जो आप एग्जाम्स देखते हो कि सिविल सर्विसेज में आपको आईएएस में बनना है, उसके बाद फिर डिविजनल कमिश्नर बनना है, सॉरी डीसी बनना है आपको, तो ऑफिस ऑफ कलेक्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कह सकते हैं, वो किसने इस्टेब्लिश किया था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय वैरेन हेस्टिंग। वैरेन हेस्टिंग एस्टैब्लिश्ड ऑफिस ऑफ कलेक्टर एंड आल्सो द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है इस चीज़ को, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको अंडरस्टैंड करना है इन चीज़ों को। एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड ऑफिस ऑफ कलेक्टर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय वैरेन हेस्टिंग। देन अनदर इंपॉर्टेंट जो एक लैंडमार्क था उनके लिए, वैरेन हेस्टिंग ने खुद इंट्रोड्यूस किया एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जी हाँ, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसका नाम था इथिदारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये इथिदारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, यानी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इसको 1775 में। फर्दर लेकिन 1777 में इसको जो है स्क्रैप किया गया, क्योंकि इसको जो है वो फेल हो गया। इसमें फेल होने की वजह यही थी क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो भी लैंड रेवेन्यू पे करेंगे वो हाईएस्ट बिडर्स पे करेंगे टैक्स। तो ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी जो है वो कुछ फेमिनिस्ट चल रहे थे, तो उसकी वजह से भी जो है वो ये स्क्रैप करना पड़ा। तो इसके बाद फिर आगे बढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको थंबनेल में भी आपने देखा कि फर्स्ट जो है वो जुडिशियल मर्डर कौन होता है इंडिया में, उसका नाम क्या है? देखिएगा, इन 1775, याद रख लीजिएगा इस नाम को, नंद कुमार इन 1775 वाज हैंग्ड। इसको हैंग किया गया एंड इट इज कंसिडर्ड फर्स्ट जुडिशियल मर्डर इन इंडिया। अब इसे फर्स्ट जुडिशियल मर्डर इंडिया में कंसिडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? ऐसा इसने क्या काम किया था, क्योंकि जिसकी वजह से इसे जो है वह 1775 में ब्रिटिशर्स ने कुमार को हैंग किया, और इसे फर्स्ट जुडिशियल मर्डर कहा जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स कहते हैं कि इसने हैच किया था कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये हैच कर रहा था कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। उसके बाद फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो, गीता वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय चार्ल्स विल्किंसन। जी हाँ, जो होली बुक है हिंदूज की, उसका जो है वो ट्रांसलेशन किसने की थी इंग्लिश में? रिमेंबर इट, गीता वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय चार्ल्स विल्किंसन। विल्किंसन ने इसको जो है वो गीता को ट्रांसलेट किया था। आगे बढ़ लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आ रहा है आपके लिए, 1784, इन 1784, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्थेटिक सोसाइटी, आप पीछे जो है प्रीवियस पेपर्स देख लीजिएगा और उनमें देख लीजिएगा ये क्वेश्चंस कितने बार पूछे गए हैं। बहुत कम, ये ज़्यादातर जो है वो ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। तो दिन ब दिन जो है वो कंपटीशन जो है वो टफ से टफर होता जा रहा है। तो इसीलिए मैंने जो है वो इन चीज़ों को भी यहाँ पे मेंशन करना लाजमी समझा और ज़रूरी समझा। 1784 में एस्थेटिक सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विलियम जोन्स। ये एस्थेटिक सोसाइटी इन्होंने क्यों एस्टैब्लिश की कि 1784 में इन्होंने कहा कि जो इंडिया का ट्रेडिशन है, कल्चर है, और यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए एस्थेटिक सोसाइटी को विलियम जोन्स ने 1784 में इस्टेब्लिश किया। आगे बढ़ लेते हैं। नाउ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक और क्वेश्चन कि जो फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ बंगाल था, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया जो बंगाल गैजेट था, ये किसने पब्लिश किया था और ये कब पब्लिश हुआ था? इसका एडिटर कौन था? यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। इन 1781 फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया बंगाल गैजेट वाज पब्लिश्ड एंड एडिटर वाज जेम्स अगस्तस हिकी। इसका जो एडिटर था बंगाल गैजेट का, जो कि पहला न्यूज़पेपर था इंडिया का, इसका जो एडिटर था वो था जेम्स अगस्टस हिकी। आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे जो बैचेस है, उसके साथ आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो एसआई का। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए है जो आप कमेंट्स में आप लिख लीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना होगा कि वैरेन हेस्टिंग जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो 1773 से लेके 85 तक थे। उसके बाद फिर 85 नहीं, 86 में एक और गवर्नर जनरल आते हैं, और ये जो स्पेस है 85 से 86 तक कुछ महीनों की स्पेस यहाँ पे रहती है,
वहाँ पे कौन-सा जो है वो गवर्नर जनरल बने थे, उनका नाम क्या था उस गवर्नर जनरल का, ये आप बताएँगे कमेंट सेक्शन में। सिर्फ़ मैं यही कहूँगा कि देखिएगा 18 1785 के ऑनवर्ड्स जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस लिखा जाता है काफ़ी बुक्स में, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि कॉर्नवालिस से पहले एक गवर्नर जनरल थे। कुछ समय के लिए उनको जो है ऑफ़िस में बिठाया गया था, क्योंकि जो है वो वारेन हेस्टिंग ने इसके खिलाफ कुछ चार्जेस लगे थे और उस चार्जेस को इनके खिलाफ जो है वो इम्पीचमेंट हुई थी, और इम्पीचमेंट जो है वो किसने स्टार्ट की थी, एडमंड ने। वो आपको नहीं बताना है, फिर बाद में इसको जो है वो एक्विट किया जाता है, यानी बरी किया जाता है इन चार्जेस से वारेन हेस्टिंग को। लेकिन उस समय जब इसका ऑफिस जो है वो वैकेंट होता था, तो वहाँ पे गवर्नर जनरल बंगाल कोई और था, उनका नाम आपको बताना है। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।